सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उत्तर है, लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी व्यवस्था से पैदा होता है। यह व्यवस्था मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता और उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं आती, तब तक वह कुछ नहीं लिख पाता। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से महसूस किया? लेखक जब हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबार में पढ़ चुका था, जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था, परमाणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था और देखकर भी अनुभूति न हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुक गई होगी और जो आसपास से आगे बढ़ गई पत्थर को झुलसा दिया। अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई है। इस प्रकार लेखक वहां देखा तो लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी भी लेखक को लिखने के लिए आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, संपादकों व प्रकाशकों का आग्रह है, आर्थिक धन कमाने आदि जो बातें हैं वो प्रभावित करती हैं। दूसरा है, किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह से उत्साहित कर सकते हैं। किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव व आग्रह के कारण रचना लिखने का प्रयास करना पड़ता है, परंतु मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। चौथा क्वेश्चन है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु इसके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये इस प्रकार से हैं, जैसे आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियाँ, संपादकों का आग्रह, विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। पांचवा क्वेश्चन है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं? कैसे करते हैं बताना है। बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हों सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार अपनी अनुभूति या अपनी खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करता है, परंतु उसके क्षेत्र की व्यवस्था एक रचनाकार से अलग नहीं है। जैसे अभिनेता है, मंच कलाकार है, नृत्यकार है, इन पर निर्देशक का दबाव बना रहता है। दूसरा पॉइंट है, गायक गायिकाएं हैं तो इन पर आयोजकों और श्रोताओं का दबाव बना रहता है। तीसरा पॉइंट है, मूर्तिकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। चौथा पॉइंट है, चित्रकार, इन पर बनवाने वाले ग्राहकों की इच्छाओं तथा पसंद का दबाव रहता है। छठा क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? लेखक जापान घूमने गया था तो हिरोशिमा में उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, परंतु उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया ने उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई, लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः और बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। सातवां क्वेश्चन है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है? उत्तर है, हिरोशिमा तो विज्ञान के दुरुपयोग का ज्वलंत उदाहरण है ही, पर हम मनुष्य द्वारा विज्ञान का और भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे विज्ञान ने यात्रा को तो सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ियाँ आदि का निर्माण किया है, परंतु हमने इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर लिया है। दूसरा पॉइंट है, इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं,
अंग प्रतिस्थापित कर सकते हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग कर हम मानव अंगों का व्यापार करने लगे। तीसरा पॉइंट है विज्ञान के दुरुपयोग ने भ्रूण हत्याएं बढ़ा दी, मतलब बच्चे को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। विविध कीटनाशकों का प्रयोग आत्महत्या के लिए होता है। विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, उसके बाद इंटरनेट का आविष्कार किया। ये अपने मानव के कार्यों के बोझ को कम करने के लिए किया। हम मनुष्य ने इन दोनों का दुरुपयोग कर वायरस और साइबर क्राइम को जन्म दिया। 8वां क्वेश्चन है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना कि विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है सही है, परंतु हर व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहा है, यह कहना एकदम गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्य करते रहते हैं। विज्ञान के बनाए हथियारों का यथासंभव उपयोग मानव की भलाई के लिए करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं करें। प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों व सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोह में जाकर व लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। धन्यवाद।